नमस्कार। जनादेश 2024 में आपके साथ मैं हूं योगेंद्र सिंह देओल। डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनादेश 2024 में आपको पता है कि हम आपके साथ हर बार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से प्रत्येक सीट का किसी एक सीट का चुनावी विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में चुनावी बिसात जो है वो बिछ चुकी है, मोहरे तैयार हैं। प्रत्येक बड़ी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो घोषित कर चुके हैं और साथ ही चुनाव में क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे, क्या बिसात बिछेगी, किस तरह से उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार पर भारी पड़ेंगे, साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो किस तरह से चुनाव में अपना रोल निभाएंगी, इन सब मुद्दों को लेकर हम हाजिर हैं जनादेश 2024 में। आइए झुंझुनू लोकसभा सीट को हम जानते हैं वहाँ की विधानसभा की स्थिति के अनुसार। इस बार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए उसके हिसाब से झुंझुनू लोकसभा सीट की क्या है स्थिति, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। पिलानी सीट की अगर बात करें तो पिलानी सीट पर कांग्रेस के पीतराम कला ने चुनाव जीता है। ये सीट जो थी वो एससी के लिए रिजर्व सीट थी। सूरजगढ़ सीट की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस के श्रवण कुमार ने चुनाव जीता है। झुंझुनू स्वयं की सीट की बात करें तो वहाँ पे ब्रजेंद्र सिंह ओला, जो कि इस बार कांग्रेस के लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। ये ओला परिवार की परंपरागत सीट भी रही है। मंडावा सीट की बात करें तो मंडावा सीट पर रीटा चौधरी जो कांग्रेस की हैं उन्होंने चुनाव जीता था। नवलगढ़ सीट की बात करें तो नवलगढ़ सीट पे इस बार नतीजे जो थे वो बड़े चौंकाने वाले सामने आए थे। इस बार कांग्रेस के राजकुमार शर्मा को चुनाव हराया था विक्रम सिंह जाखल ने, जो भाजपा के उम्मीदवार थे। उदयपुर वाटी सीट की बात करें तो कांग्रेस के भगवाना राम सैनी ने चुनाव जीता था और बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीता था शुभकरण चौधरी के खिलाफ, जो कि भाजपा के इस बार लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार हैं। खेतड़ी सीट की बात करें तो वहाँ पे धर्मपाल गुर्जर ने चुनाव जीता था, जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे। इस तरह से झुंझुनू लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं शामिल हैं, जिनमें से 6 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था और 2 सीटों पे भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। झुंझुनू लोकसभा सीट को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, आइए इसको लेकर देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। वीर भूमि के नाम से मशहूर झुंझुनू जिले में इन दिनों चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। वैसे तो झुंझुनू जिला कई क्षेत्रों में आगे है, लेकिन यहां के राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो यह मैदानी इलाका है और पूरी तरह शेखावाटी क्षेत्र में आता है। यहाँ के अधिकतर परिवार खेती से जुड़े हुए हैं। वहीं युवाओं का विशेष झुकाव सेना की ओर है। उद्योग जगत में भी झुंझुनू पीछे नहीं है। इसने देश को कई बड़े उद्योगपति दिए हैं। बात अगर शिक्षा की जाए तो इस क्षेत्र में भी झुंझुनू राजस्थान में अपना अग्रणी स्थान रखता है। इसके अलावा यह जिला ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से भी काफी समृद्ध है। यहाँ की हवेलियां, बावड़ियां और मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। झुंझुनू का मंडावा, जहां डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, वहीं फिल्म इंडस्ट्री को भी यह आकर्षित कर रहा है। 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी झुंझुनू लोकसभा सीट पर इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। भाजपा ने यहां शुभकरण चौधरी, जबकि कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला को मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी पूर्व में उदयपुर वाटी से विधायक रहे हैं। हाल ही में उन्होंने उदयपुर वाटी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस के भगवाना राम से 400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में शुभकरण चौधरी क्षेत्र की जनता को पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने और जाम की समस्या का समाधान कराने की बात कर वोट मांग रहे हैं। मेरा मुख्य मुद्दा है संपूर्ण जिले में पीने का स्वच्छ नल के माध्यम से जल पहुंचाना, सिंचाई के पानी की जितनी अधिक से अधिक व्यवस्था हो सकती है उसको करना। जिस प्रकार जगह जगह जाम हमारे रेलवे ओवर ब्रिजों पे लग रहे हैं, अधूरा पड़ा रेलवे ओवर ब्रिज पूरा करना, जहां शुरुआत नहीं वहां शुरू करके उसको पूरा करना। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला वर्तमान में झुंझुनू से विधायक हैं। इसके अलावा वह 2013 और 2018 में भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। ओला पिछली अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनका कहना है कि वे पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। 36 समाजों की बात है, वो ही हमारे जहन में पहले रहते थे, वो ही अब रहेंगे और उन्हीं सब मुद्दों को जो जनता के हित के हैं उनको लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी नीतियां हैं उनके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हम सभी
धर्मों का आदर करते हैं। इस सीट पर 2019 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो यहां भाजपा के नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस के श्रवण कुमार को हराया था। वहीं 1952 से अब तक हुए 17 चुनावों को देखें तो यहां कांग्रेस 11 बार, भाजपा 2 बार, जबकि निर्दलीय और अन्य 4 बार जीते हैं। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात करें तो यहां कुल 20,46,804 मतदाता हैं। इनमें 10,78,580 पुरुष, 9,86,211 महिला और 13 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2019 के चुनाव में यहां 62.11% मतदान हुआ था। इस बार और अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आगे की सभी तैयारियां हमारी पूरी है। हाँ, होम वोटिंग के लिए हम तैयार हैं। चुनाव जो है हम बिल्कुल शांतिपूर्वक और पारदर्शिता से हम संपन्न करवाएंगे। झुंझुनू लोकसभा चुनाव में पेयजल, सिंचाई, यमुना का पानी और शौर्य उद्यान का काम पूरा करना प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा फ्लाईओवर निर्माण, अवैध खनन, सीवरेज की समस्या और स्थानीय विकास के मुद्दे भी चुनाव में हावी रहेंगे। झुंझुनू के विकास के लिए ऐसा शासक चाहते हैं जो हमारे झुंझुनू का विकास करे, विकास के कार्य करे। अभी तक जो मुद्दे किसी शासक ने नहीं उठाए हैं, जैसे ब्रिज वाला झुंझुनू अंडर बाईपास बनाना है, यमुना जल का समझौता हुआ है वो धरातल पे जल्दी से जल्दी लाया जाए। तो देखिए झुंझुनू में ज़्यादा कुछ कोचिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। झुंझुनू के लोगों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। तो मैं बस यही चाहूँगी कि जो भी नेता, जो भी सांसद, जो भी चुना जाए वो ना कोचिंग्स और बनाए, अलग अलग फील्ड में लाए। हॉस्पिटल, सड़क वगैरह हुई, इनका थोड़ा सा इन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हॉस्पिटल की थोड़ा अभाव है हॉस्पिटल, लेकिन उनमें क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान दें। चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, ये तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए एक विजन हो कि किस तरह से जिले का विकास हो, यहाँ के हर तबके को उन जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। झुंझुनू लोकसभा के लिए 19 तारीख को मतदान होने जा रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभकरण चौधरी हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओड़ा है। दोनों के बीच मुकाबला है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता इनमें से किसको चुन के। झुंझुनू से राजेंद्र कुमार, डीडी न्यूज़। अभी हमने देखा झुंझुनू लोकसभा सीट को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। झुंझुनू सीट को लेकर चुनावी गुणाभाग को जानने के लिए, समझने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 मेहमान। आइए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। विवेकानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विवेकानंद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही राजनीतिक मुद्दों के बहुत ही पुराने जानकार भी हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दूसरे मेहमान जो जुड़े हैं उनके बारे में बता दूं कि राजकुमार शर्मा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही कई सालों का उनको राजनीतिक गुणाभाग का, राजनीतिक विश्लेषण का बहुत पुराना अनुभव है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विवेकानंद जी, पहला सवाल झुंझुनू सीट को लेकर जो बनता है वो ये है कि इस बार क्या चुनावी समीकरण यहाँ पे बनते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ऐसा है, इस बार का जो चुनाव है झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का बड़ा रोचक चुनाव है जी। कारण ये है कि झुंझुनू की जब राजनीति को हम देखते हैं, पिछले 15-20 वर्ष की राजनीति यदि हम देखते हैं झुंझुनू की, तो लगातार ऐसा रहता है कि कोई ना कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। वहीं कांग्रेस की तरफ से देखते हैं तो या तो श्रवण कुमार यहाँ से ज़्यादातर उम्मीदवार रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, या फिर ओला परिवार जो है उसका खासा दबदबा रहा है। इस बार महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है चुनाव क्योंकि जिस बात से सामान्यतया बीजेपी जिस बात से बच रही थी कि जो कैंडिडेट्स विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं जी, उनको चुनाव लड़वाने का मानस कम था, लेकिन एक अजमेर में ऐसा प्रयोग उन्होंने किया, भागीरथ चौधरी को चुनाव लड़वा के। वहीं दूसरा उदयपुर वाटी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके और बहुत थोड़े से मार्जिन से शुभकरण चौधरी वहां चुनाव हारे, लेकिन फिर भी उन पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने और उनको जो है उम्मीदवार बनाया है। वहीं आप देख सकते हैं कि झुंझुनू में इस बार टिकट बदला गया है।
तो जब टिकट बदला है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है उनकी एक बड़ी विरासत है, लंबे समय से उनके परिवार का उस क्षेत्र में दबदबा रहा है, और साथ ही साथ झुंझुनू की जो माटी है उसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा खासतौर पर कि वहाँ कहा जाता है हर गाँव से कोई ना कोई फौजी जरूर मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा स्थान झुंझुनू का है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा स्थान है, इसलिए वोटर भी जो है वो सामान्यतः किसी बहकावे में नहीं आते, सोच समझकर वोट करते हैं। साथ ही फौजी बहुत हैं वहां पर, और फिर जिस तरीके से ये माहौल अभी इस समय बना हुआ है उसमें निश्चित रूप से झुंझुनू की जो लोकसभा है वो बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा है। जी राजकुमार जी, जैसा कि विवेकानंद जी ने अभी बताया कि झुंझुनू की जो सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, तो इस सीट की अगर हम आज़ादी के बाद से अगर चर्चा करें तो ये सीट इतनी हॉट सीट क्यों मानी जाती है? झुंझुनू को लेकर देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि इसका बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़रूरी है। झुंझुनू सीट 1952 में अस्तित्व में जब से आई तब से हमेशा से देश की राजनीति में बहुत ही अहम रही है। इस सीट का सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये रहा कि यहाँ से जो ओला परिवार है, जो जाट बाहुल्य सीट है, और सीसराम ओला का परिवार, सीसराम ओला एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो 8 बार राजस्थान की विधानसभा में और 5 बार देश की संसद में चुनकर गए हैं इसी क्षेत्र से। तो ऐसे में उनके राजनीतिक विरासत और इस बार का जो चुनाव है उनमें सीसराम ओला के बेटे को ही जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, ब्रजेंद्र ओला को। ऐसे में एक लिहाज से तो ये सीट एक परंपरागत और कांग्रेस के बड़े ही इफेक्ट वाली सीट रही है। दूसरा, यहाँ से अपन एक और बैकग्राउंड अगर इसका देखें तो यहाँ से उद्योगपति समूह के लोगों ने भी लोकसभा की ओर रुख किया। तो राजस्थान की झुंझुनू सीट जो है वो देश के लोकसभा में कई बार चर्चा में रही, और लगातार 5 बार यहाँ से ओला सांसद रहे, सीसराम ओला। तो ऐसे में लगातार का जो रिकॉर्ड है वो भी राजस्थान में शायद 2 ही नेताओं के पास रहा, सीसराम ओला और अजमेर से रासा सिंह रावत। तो ऐसे में ये सीट हमेशा से चर्चा में, और इस बार भी लगातार तीसरी बार बीजेपी इस सीट को जीतने का दावा कर रही है, और कांग्रेस ने कड़ी टक्कर के लिए ओला परिवार को ही मैदान में उतार दिया है। तो ऐसे में ये सीट तब से लेकर आज तक बड़ी चर्चा में रहने का एक बड़ा अहम कारण ये है। जी विवेकानंद जी, उम्मीदवार चयन की अगर बात करें झुंझुनू लोकसभा सीट की, तो इस बार दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने नए उम्मीदवार को यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या मंशा रही होगी इसके पीछे उनकी? देखिए, जहाँ तक बात करें कांग्रेस पार्टी की तो समझ में आता है कि सीसराम ओला एक बड़ा नाम रहे, जैसा राजकुमार जी ने भी अभी बताया 5 बार सांसद रहे, एक बड़ी प्रतिष्ठा है झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में ओला परिवार की। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तो सीधे सीधे ओला परिवार को टिकट देके बात कही है। लेकिन पिछले दिनों एक बयान ये सुनने में आया उनका, कहीं चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि पार्टी के लिए आवश्यक था, ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि पार्टी के लिए जरूरी था मेरा चुनाव लड़ना, अन्यथा मन उनका भी कम था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करते हैं, वहां टिकट को लेकर बहुत से दावेदार थे, और इस बार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बहुत से दावेदारों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़वा दिया, सूरजगढ़ से चुनाव लड़वा दिया संतोष अहलावत को, 2014 में सांसद रही हैं, मंडावा से चुनाव लड़वा दिया नरेंद्र कुमार को, 2019 में सांसद रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक बड़ा प्रश्न था कि आखिर वहां से उम्मीदवार किसको बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने विचार किया होगा, जातिगत समीकरण भी है, पास में लगती हुई सीकर की और चूरू की जो लोकसभा सीट है वहां के समीकरण भी देखने पड़ते हैं। ऐसे में शुभकरण चौधरी को उम्मीदवार इसलिए बनाया गया है क्योंकि उनके साथ में 2-3 प्लस पॉइंट मुझे नजर आते हैं। नवलगढ़ से वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उदयपुर वाटी से लगातार 3 बार चुनाव वो लड़ चुके हैं, और साथ ही साथ सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव संतोष अहलावत लड़ती हैं। तो संतोष अहलावत के और उनके खासी अच्छी रिश्तेदारी है, पारिवारिक संबंध है उनके। तो 8 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा सीधा प्रभाव शुभकरण चौधरी का जब पार्टी को दिख रहा था, ऐसे में मुझे लगता है कि शायद इसीलिए शुभकरण चौधरी को वहां उम्मीदवार बनाया है। जी विवेकानंद जी, पर शुभकरण चौधरी जी की अगर बात करें तो वो स्वयं विधानसभा चुनाव में इस बार हार चुके हैं, मार्जिन काफ़ी कम रहा हालांकि, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा क्यों जताया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 ही विकल्प थे। एक विकल्प था एकदम किसी नए चेहरे को चुनाव लड़वा देना, और दूसरा विकल्प था कि किसी अनुभवी व्यक्ति को चुनाव लड़वाना। पार्टी ने ये विचार किया कि अनुभवी व्यक्ति को
चुनाव लड़वाएंगे तो शायद जीतने की संभावना अधिक रहती है। नए व्यक्ति पर दाव खेलने से भारतीय जनता पार्टी यहां बची है। रही बात आप यदि चर्चा करते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए, तो वो हार जीत का मार्जिन शायद 200, 300, 400 वोटों के आसपास का रहा, तो बहुत बड़ी हार उसको नहीं कहा जा सकता। और त्रिकोणीय मुकाबला उस समय था उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन शुभकर्ण चौधरी के पक्ष में जो चीजें जा रही है, आक्रामक नेता हैं। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति समझने वाले लोग ठीक प्रकार से जानते हैं कि वहां की परिस्थितियां कैसी हैं। वहां शुभकर्ण चौधरी के सामने जो दावेदार, जो उम्मीदवार आते थे अन्य पार्टियों के, उनकी जो भाषण की शैली थी, उनका काम करने का तरीका था, तो उसके कारण से शुभकर्ण चौधरी को एक आक्रामक नेता के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ जैसा मैं कह रहा था कि 8 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में तो सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से शुभकर्ण चौधरी का अच्छा प्रभाव है। और साथ ही साथ जैसे पास में आप देखते हैं खेतड़ी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का इस समय गढ़ है। तो इसलिए ओवरऑल यदि आप देखते हैं 8 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा होगा कि ठीक प्रकार से जीत की गारंटी की यदि बात करें तो उनको लगा होगा शुभकर्ण चौधरी पर दाव खेला जा सकता है। जी राजकुमार जी, जो इस बार स्थानीय मुद्दों की बात करें तो झुंझुनू के जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए क्या ऐसे मुद्दे हैं विशेष रूप से जो इस बार चुनाव में निकल के सामने आ रहे हैं? झुंझुनू सीट से कई मुद्दे ऐसे हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे एक झुंझुनू में रेलवे फाटक एक ऐसा इशू है, पुलिस लाइन वाला, जो बरसों से चुनावी चर्चा में रहता है। हमेशा लोग सोचते हैं कि कभी ये हमारी राह आसान होगी। शहर कस्बे के बीच में आपको एक ऐसा रेलवे ओवरब्रिज का प्रोजेक्ट सालों से अटका हुआ है, पास भी हो चुका, लेकिन फिर भी वो डेवलप नहीं हो पा रहा और आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा सांसद आए और इस बार हमारी इस बड़ी समस्या का समाधान करे। एक और समस्या झुंझुनू में जो थी वो पेयजल की बड़ी समस्या है। झुंझुनू कस्बे में भी और आसपास के जो अन्य छोटे विधानसभा क्षेत्रों के जो कस्बे हैं उनमें भी। तो उसका इस बार बीजेपी ने समाधान करने की कोशिश की है, क्योंकि यमुना जल के जो समझौता है उसमें झुंझुनू जिले में भी यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। तो वो थोड़ा सा एक इस बार पॉजिटिव पक्ष जो है वो रहेगा बीजेपी के लिए। फिर भी स्थानीय मुद्दों में सबसे अहम जो नहरी पानी का मुद्दा है या वहाँ के युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, ये पूरे देश में जैसे चल रहा है उस तरीके से चल रहा है। बाकी झुंझुनू में पढ़ा लिखा मतदाता है, समझदार मतदाता है। हालांकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है और सीट भी किसानों की कही जाती है, लेकिन फिर भी झुंझुनू का युवा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ या जो अपना चुना जाने वाला सांसद है उसकी तरफ एक रोजगार वाली आस जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर देखता है। तो ऐसे में झुंझुनू के मतदाता की आस इस बार पूरी हो, इसको सोचकर युवा वोटरों की संख्या इस बार बढ़ी है। झुंझुनू में मतदाता का जो बढ़ने का रुझान था, इस बार जो मतदाता बढ़े हैं वो करीब 20 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। तो झुंझुनू में नए मतदाता बढ़े, ऐसे में युवाओं का वोट ही इस बार सबसे अहम होगा। जी जी विवेकानंद जी, जैसा कि अभी राजकुमार जी ने बताया कि झुंझुनू में जो एजुकेशन का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे मतदाता हैं। तो जो एजुकेशन की वजह से आपको लगता है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो अधिक रहने वाला है और साथ ही जो मतदाता है वो सोच समझकर अपना वोट जो है वो प्रत्याशी को देंगे? जी ठीक बात है, बिल्कुल। शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत अच्छा है झुंझुनू में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी बहुत सारे क्षेत्र जो है झुंझुनू में वो जाने जाते हैं। आप जैसे खंडेला से आगे एंट्री करते हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में, उदयपुर वाटी आता है, गुढ़ागौड़ जी आता है, झुंझुनू तक आप जाते हैं। पूरा बेल्ट ऐसा है जहाँ बहुत प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाएं हैं, दूर दूर से लोग वहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ में झुंझुनू जाना जाता है। सबसे ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि यदि देश को कहीं से फौजी मिलते हैं तो वो भी झुंझुनू की धरा से मिलते हैं। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि झुंझुनू का जो व्यक्ति है वो पढ़ने लिखने वाला है, मेहनती है और देश प्रेम का जज्बा वहाँ के लोगों में एक विरासत में उनको मिलता है। तो निश्चित रूप से जब पढ़े लिखे लोग हैं तो विचार भी करते हैं और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक सामान्य रूप से ये तो चीज़ें चलती ही हैं, लेकिन दोनों दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी खासतौर पर ये भी खासतौर पर अपनी रणनीति ऐसी बनाते हैं कि अधिकाधिक मतदान हो। और दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे होते हैं कि यदि मतदान ज़्यादा होता है तो दोनों दल कहते हैं कि उनको लाभ मिलने वाला है। बहरहाल इस सारी चर्चा में लोकतंत्र जरूर मजबूत होता है, क्योंकि मतदान करना यह महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। जी जी राजकुमार जी, जैसा कि विवेकानंद जी ने अभी चर्चा में बताया कि वहाँ पे सैनिक बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो सैनिक कल्याण का जो मुद्दा है वो भी बहुत चर्चा में रहता है यहाँ पे। तो इस बार दोनों पार्टियाँ क्या सैनिकों को साधने की कोशिश करेंगी? झुंझुनू को लेकर आपको एक बार बताऊं कि जब राजस्थान के चुनाव की बात होती तब भी सैनिक कल्याण मंत्री भी अगर बनाया जाता है तो वो झुंझुनू के
विधानसभा सीटों से आने वाले ही किसी को बनाया जाता है, जैसे पिछली बार राजेंद्र गुड़ा को बनाया गया था। लेकिन देश में अभी पिछले दिनों जो अग्निवीर योजना केंद्र सरकार लाई है, झुंझुनू चूँकि सबसे ज़्यादा फौजी झुंझुनू से हैं जी, ये माना जाता है राजस्थान में, और युवाओं की संख्या वो बड़ी है जो कि देश की सेना में भर्ती होकर देश के लिए योगदान करना चाहते हैं। ऐसे में अग्निवीर योजना का जो पिछले दिनों कुछ विरोध भी, कुछ सपोर्ट भी जो चीज़ें हुई, वो भी झुंझुनू में बड़े पावरफुल तरीके से हुई। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उन चीज़ों को जो बैलेंस करने की कोशिश की थी, उससे झुंझुनू का युवा कितना सहमत हो पाया, कितना नहीं हो पाया, ये तो इस चुनाव में पता लगेगा, क्योंकि ये सारा मामला पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव के बीच ही हुआ था। ऐसे में अभी नतीजे आने हैं, उम्मीदवार बदल दिया गया है। दूसरा, एक अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आज की डेट में झुंझुनू लोकसभा सीट के अंतर्गत जो 8 विधानसभा सीट आती है राजस्थान की जी, उनमें 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीते हुए। सिर्फ 2 जगह बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में जो हाल ही संपन्न हुआ है उसमें जीत दर्ज कर पाई। ऐसे में देखना ये भी होगा कि पूरे राजस्थान की सबसे टिपिकल जो सीटें मानी जा रही हैं, जहाँ कांटे की टक्कर है, उनमें झुंझुनू लोकसभा सीट एक है, क्योंकि ऐसी शायद ही कोई और सीट होगी जिसमें कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में इतना भारी जिसका प्रस्तुति रही हो और जिसमें जोरदार फाइट रही हो। 6 कांग्रेस के विधायक, 2 बीजेपी के विधायक। लोकसभा में दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार बदल दिए। उम्मीदवार बदले तो कांग्रेस ने ये ध्यान रखा कि वहाँ की परंपरागत सीट से जुड़े हुए आदमी हों, वहाँ के मौजूदा एमएलए हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा एमएलए हैं विजेंद्र। तो ऐसे में ये बड़ा एक टिपिकल मामला है कि 6 कांग्रेस के विधायक और 2 बीजेपी के विधायकों के मुकाबले में लोकसभा सीट को कितना बचा पाते हैं या कितना इफेक्ट रहता है। जी, योगेंद्र जी, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। जैसे राजकुमार जी कह रहे हैं कि 6 विधानसभा सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है, लेकिन यदि आप इसका विश्लेषण करते हैं तुलनात्मक रूप से, तो बीजेपी वहाँ पर इस विधानसभा चुनाव में प्लस हुई है। सीटें अभी भी चाहे 2 ही होंगी, लेकिन यदि आप देखेंगे 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय यदि केवल झुंझुनू जिले की बात करें, फतेहपुर एक सीट और है जो सीकर जिले में आती है, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉपर झुंझुनू जिले की बात करते हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं। उसमें से केवल सूरजगढ़ की एक सीट ऐसी थी 2018 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी से सुभाष पूनिया जीते थे, यानी 7 में से 6 जगह उस समय भी कांग्रेस पार्टी थी। इस बार बीजेपी ने वहां थोड़ा गेन किया है। हालांकि सूरजगढ़ सीट तो वो हार गए हैं, संतोष अहलावत को वहां टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार खेतड़ी से भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल गुर्जर चुनाव जीते हैं। नवलगढ़ में एक तरीके का राजकुमार शर्मा ने जो तिलिस्म बना रखा था, उस तिलिस्म को भेदने का काम भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सिंह जाखल ने किया है। तो निश्चित रूप से यह समझा जा सकता है कि इस चुनाव में, हालांकि शेखावाटी में कांग्रेस का बड़ा गहरा प्रभाव रहा है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत रूप से देखते हैं तो 18 के मुकाबले ये जो 23 का विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी प्लस में वहां आई है। जी जी, विवेकानंद जी, एक किसानों के लिए जो नहर का मुद्दा है वो झुंझुनू की जनता के लिए काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, काफ़ी सालों से लंबित है। इस मुद्दे पे इस बार क्या दोनों पार्टियां विचार कर रही हैं? हर बार की तरह इस मुद्दे को भी इस बार भी टाला जाएगा? नहीं, देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, पानी का जो मुद्दा है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अक्सर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो शब्द चाहे अलग रहते होंगे, लेकिन ग्रामीणों से जब बात होती है तो सामान्यतया लोग ये कहते हैं कि क्या हुआ गरीब का, क्या हुआ किसान का, हल नहीं हुआ है प्रश्न रोटी का मकान का। ये बात होती है। रोटी और मकान पानी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। लेकिन पिछले दिनों जैसे राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से काम किया, हरियाणा के साथ में जो ERCP की भी बात हुई और उस तरफ भी जो हरियाणा से पानी लाने की जो बातचीत हुई है, अभी थोड़ी बहुत आशा लोगों को वहां लगने लगी है कि जो पेयजल का एक बड़ा मुद्दा रहता है और खासतौर पर गर्मी के मौसम में तो जनता त्राही त्राही करने लगती है, उस दिशा में अब लगता है कुछ काम होने लगा है। और ये भी मुद्दा निश्चित रूप से इस चुनाव प्रचार में गहराने वाला है। जैसे जैसे उम्मीदवार जा रहे हैं, पार्टियों के प्रतिनिधि वहां जा रहे हैं, तो ग्रामीणों के साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही हैं कि लोगों को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के जब नेता गांवों में जा रहे हैं तो सामान्य जनता पूछ रही है कि आखिर पानी कब आएगा। राजकुमार जी, जो महिला वोटर्स की अगर बात करें तो झुंझुनू में महिला वोटर्स हैं, उनको किस तरह से पार्टियां हैं वो रिझाने का प्रयास कर रही हैं? साथ ही जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको किस तरह से पार्टियां हैं वो अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही हैं? देखो, महिलाओं का तो इस बार क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने जो लोकसभा में और यहाँ महिला आरक्षण को लेकर जो बड़ा 33% रिजर्वेशन सीटें कर दी हैं, उससे काफ़ी इफेक्ट है। पूरे देश में महिलाएं इस बार जमकर वोट करने के मूड में हैं कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, तो उनको मनोबल बढ़ रहा है। ऐसे में महिला वोटर्स तो इस बार फुल मूड में है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। रही बात युवाओं की, तो युवा चूँकि इस बार जुड़े ही बहुत ज़्यादा है,
युवा मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है, ऐसे में वो वोट भी करता है। युवा मतदाता की वोटिंग का जो परसेंटेज है वो अगर बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं जो है इन चुनावों को और मजबूत करेगा और रिजल्ट्स को और ताकत देगा। जी विवेकानंद जी, अगर बात करें हम झुंझुनू लोकसभा सीट को लेकर, तो यहाँ की आपकी परिस्थितियाँ, जैसे हमने चर्चा की कि विधानसभा के हिसाब से बदलती रहती हैं, फिर भी कुछ विधानसभाएं जो ऐसी हैं जो सीकर जिले से कनेक्ट होती हैं, तो जातिगत स्तर पे बात करें तो मोटा मोटा क्या समीकरण है यहाँ पे? देखिए, यदि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र को आप जातिगत आधार पर देखेंगे तो जाट बहुल क्षेत्र है, निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जाट बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ सैनी समाज जो है, माली समाज, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ रहता है। राजपूत समाज के वोटर भी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के भी वोटर हैं। लेकिन जब दोनों पार्टियों ने एक ही समाज से टिकट दे दिया है तो इसमें थोड़ा अपर हैंड मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि जो राजपूत समाज का वोटर है वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहा है, सैनी समाज भी वहाँ जुड़ा हुआ रहा है, और साथ ही साथ ये भी समझा जा सकता है कि वहाँ की जो लीडरशिप है, सेकेंड लाइन लीडरशिप है, या फिर जो टिकट के दावेदार थे, उनमें से भी कोई विरोध के स्वर ऐसे देखने को नहीं मिल रहे। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि टक्कर अच्छी होने वाली है। लेकिन जातिगत आधार पर एक बार ये पिछले 2 दशकों में यदि हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गए हैं झुंझुनू जिले की राजनीति में। जी राजकुमार जी, इस बार जो लोकसभा सीट को लेकर झुंझुनू में जो मतदान होने जा रहा है 19 अप्रैल को, उसके लिए आप युवा मतदाताओं को आपकी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि युवा देश की वो ताकत है जो मतदान से इतिहास बदल सकता है। ऐसे में युवाओं को इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहिए। किसी भी परेशानी में, किसी परिस्थिति में पहुंच के, अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच के वोट करो। वोट से देश की मजबूती दो, देश को मजबूत लोकतंत्र दो। तो युवाओं से मेरी अपील है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी पहुंचकर जरूर अपना वोट करें, क्योंकि आपका वोट ही आपकी ताकत है और यही आपका भविष्य है। विवेकानंद जी, आप झुंझुनू लोकसभा सीट के इस चुनावी चर्चा में हमारे मतदाताओं को जो झुंझुनू सीट से जुड़े हुए हैं और पूरे राजस्थान से जुड़े हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं खास तौर पर सभी मतदाताओं को ये बात कहना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग 5 वर्ष तक सरकारों को कोसते रहते हैं, जनप्रतिनिधियों को कोसते रहते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो घर में बैठे रह जाते हैं। उससे बचना होगा। निश्चित रूप से मताधिकार आपका अधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और मतदान 19 अप्रैल को है तो पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। आपके हाथ में वो ताकत है जो इस देश को चलाने वाली है। आप निर्माण करने वाले हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो तय आप करेंगे, इसलिए मतदान का अवश्य प्रयोग करें। विवेकानंद जी, राजकुमार जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, हमारे दर्शकों के साथ आपने झुंझुनू लोकसभा सीट को लेकर जो इतनी गहन चर्चा की, वहाँ के चुनावी विश्लेषण को आपने समझाया, हमारे दर्शकों तक पहुँचाया हर एक बात को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।